स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और खास चर्चा बिहार की राजनीतिक उठापटक और जो कुछ वहां पर घटनाक्रम है, क्या कुछ होने वाला है। तो विपक्षी एकता बिहार से शुरू, बिहार में ही खत्म हो रही है क्या, ये सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर चर्चा तेज है। तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है। नीतीश कुमार लगातार दे रहे हैं ऐसे संकेत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया उन्होंने। राजनीति में वैसे संभावनाओं की गुंजाइश तो बनी रहती है, और नीतीश कुमार चाहे जिस गठबंधन में भी रहें, वो तो संभावना बनाकर रखते हैं। कर्पूरी ठाकर को भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर नीतीश ने कहा, कर्पूरी जी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार को आगे रखते हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और नीतीश को बिना विचारधारा वाला नेता कह दिया। तो खबर है कि लालू परिवार ने ताबूत में आखिरी कील शायद ठोंक दी है। साल 2022 में एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की कवायद तेज की थी और कांग्रेस सहित 18 विपक्षी दलों को एक मंच पर लाया था, लेकिन कांग्रेस ने नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने के बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे को ही आगे कर दिया। उधर राहुल गांधी विपक्षी एकता मंच बनाने के बजाय खुद की ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल गए। तो जाहिर है कि पहले ममता ने साथ छोड़ा, अब लगता है नीतीश जी भी साथ छोड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग पर फंसे पेंच के कारण यह स्पष्ट हो गया था कि जेडीयू में बिखराव तो लगभग तय है। इसीलिए नीतीश कुमार ने पहले अपने पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह को हटाया, फिर खुद जेडीयू के अध्यक्ष बनकर नेताओं का मन टटोलने का काम किया। नीतीश बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच जंगल राज पार्ट 2 सुनकर भी आहत थे। तो जानकार मानते हैं कि नीतीश आरजेडी के साथ सहज नहीं रह पाए। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की नजर भी बिहार में बदल रहे सियासी हलचल पर तो है, लेकिन अभी यह तय नहीं कि नीतीश के वापस लौटने के बाद सरकार का स्वरूप क्या होगा, सीएम कौन होंगे। उधर लालू प्रसाद यादव भी सत्ता में बने रहने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं, लेकिन 13 विधायकों का जुगाड़ चाहिए, तो वो तो अभी हुआ नहीं है। बिहार की राजनीति में उपजी परिस्थितियों के बीच नीतीश का अगला कदम क्या होगा, ये कहना तो बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि नीतीश कुमार जी क्या करेंगे ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन भाजपा के नेता सुशील मोदी, जो नीतीश कुमार के साथ कभी रह चुके हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हुआ, और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, ये सुशील मोदी जी भी कह रहे हैं, और हम लोग भी यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ भी कह पाना कि वो रहेंगे आरजेडी के साथ, बीजेपी के साथ चले जाएंगे, कि विधानसभा भंग करेंगे, सिफारिश करेंगे भंग करने की, ये तमाम अटकलें हैं। इसी पर आज चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, साथ में जयराम विप्लव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। और साथ में हमारे साथ विजय कौशिक जी भी, कांग्रेस के नेता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मैं चर्चा की शुरुआत विनोद जी आपसे करता हूं कि बड़ा सवाल यही, विनोद जी, नीतीश जी क्या करेंगे, क्या आरजेडी के साथ जारी रहेंगे, क्या बीजेपी के साथ कोई फॉर्मूला निकल आएगा, या फिर विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर देंगे। इसको भी खोल दो। लाल जी, मैं अभी देख रहा था कि सपा नेता और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव है, उनका अभी जो बयान आया है, आप इस बयान से समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश अगर यहाँ रहते तो प्रधानमंत्री भी हो सकते थे, क्योंकि यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। अच्छा इंडिया गठबंधन में। लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से जो असमर्थता जताई गई और इतनी देर हुई थी, ये इसी का परिणाम है कि नीतीश को आखिरकार जाना पड़ा है। तो उन्होंने एक तरह से, अखिलेश यादव ने कांग्रेस पे ही आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ही ऐसे पहले इसकी शुरुआत की थी, बिहार से ही ये इस तरह की जो आप इंडिया गठबंधन की जो चट्टानी एकता की बात आप देखे थे, हाथ में हाथ मिलाते हुए सारे नेताओं को, आपने विपक्ष के नेताओं को देखा होगा, वो बिहार से ही देखा होगा, और उसमें नो डाउट कि ये सूत्रधार में नीतीश कुमार ही सामने थे। तो आखिर ये क्या हो गया कि पिछले 6 महीने में जिस तरह से इसकी कवायद बढ़ी इंडिया गठबंधन में आते आते, नीतीश कुमार क्यों हाशिए पे चले गए, ये तो एक बड़ा सवाल है जो इंडिया गठबंधन को इसका जवाब देना होगा। लेकिन क्या नीतीश कुमार खुद, जो 2022 में बीजेपी के साथ नाता तोड़ के एनडीए से आरजेडी के साथ में महागठबंधन बनाए थे, क्या वो सहज थे?
ये बड़ा तो सवाल। पिछले 1.5 सालों में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को लेके जो खबर आ रही थी और बिहार में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच में जो आप खबरों को देख रहे थे, तो क्या नीतीश कुमार इन चीजों से सहज थे? तो नीतीश कुमार के पलटने की उलटने की बात तो बिहार में लोग आम भाषा में और कहावत में कहते हैं। हाँ। लेकिन ये भी बात है कि राजनीति में संभावनाएं का एक दरवाजा नीतीश कुमार खोल के रखते हैं। और उनको जब लगा, जो कर्पूरी ठाकुर का जो मरणोपरांत उनको भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आप जाहिर सी बात थी कि वहां जो पिछड़ा तबके में एक नया जोश आया है, जो गरीब, शोषित, वंचित, दलित, वो सारे लोगों का जो एक विश्वास जगा है, नीतीश कुमार को ये लगा कि राजनीति में ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा बिहार के लिए। जब कर्पूरी जी को आज तक 35-36 साल हो गए उनके गए हुए, और उनको आज तक किसी ने सुध नहीं ली, तो अगर पीएम मोदी की नेतृत्व में ये भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो जाहिर सी बात है कि वहां लोगों में एक बड़ा संकेत गया था। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जब इसकी बात करते हुए कर्पूरी जयंती पे आपने देखा, पिछले दिन आपने स्टोरी भी की थी इस पे, कि नीतीश जी ने कहा कि जो कर्पूरी जी का आदर्श था उसे हमने तो अपनाया, जो हमने भी अपने परिवार को किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। ठीक। लेकिन कुछ लोग जो है सिर्फ अपने परिवार को ही आगे रखते हैं। तो ये बात आरजेडी के, और आरजेडी खास करके लालू यादव और उनके परिवार को ज्यादा चुभ गई थी जी। क्योंकि सीधे सीधे नीतीश कुमार नाम तो उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन वो टारगेट लालू यादव पे ही था, उनके परिवार पे ही था। तो इसका जवाब देते हुए आपने देखा कि किस तरह से रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी है, उन्होंने किस तरह से ट्वीट किया और नीतीश कुमार को ये कहते हुए कि हवा की तरह अपनी विचारधारा बदलते हैं। तो ये सारी कवायद के बाद ये जो आज का प्रकरण है, ये तो होना तय था जी। लाल जी। अब इस प्रकरण में नीतीश कुमार कभी भी जब भी बीजेपी को छोड़ के एनडीए से नाता तोड़े हैं, तो वो ज्यादा दिन वो नहीं रह पाए हैं उस पाले में, वो बदलते ही हैं। तो ये संभावना बनी हुई थी, आज हो सकता है कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले और शाम तक इस पूरे एपिसोड में आप एक नई खबर का और नए बिहार के लिए एक नई सियासत का आप दरवाजा खोलते हुए दिखेगा। बिल्कुल, दरवाजा खुलता हुआ दिखेगा। लेकिन वैसे देखिए, आमतौर पर मैं पहले क्या करता हूं कि विजय जी के पास आता हूं, लेकिन आज सवाल जयराम जी से है, इसलिए विजय जी के पास बाद में, पहले जयराम जी के पास। दरवाजे की बात हो रही है जयराम जी, खुला हुआ है क्या? कोई फॉर्मूला निकला है क्या? कोई बातचीत हो रही है दरवाजे खिड़की से, कहीं से कुछ है? क्योंकि कई तरह की बातें आ रही हैं। कोई कह रहे नहीं बिल्कुल बंद है, कोई कह रहे देखिए राजनीति है, आना जाना लगा रहता है। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता है, अपनी अपनी बात लोग रख रहे हैं। बीजेपी का क्या विचार है? उसी पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। सबसे बड़ी बात आज क्या है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और दूसरी तरफ इंडी अलायंस एक एक करके टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी इंडी अलायंस को छोड़ के जाने का ऐलान उन्होंने कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। उसके बाद भगवंत मान ने कहा कि हम अपने राज्य में अकेले लड़ेंगे। और अब बिहार में जो कुछ हो रहा है उससे इतना तो स्पष्ट है कि महागठबंधन बिखरने के कगार पर खड़ा है, उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। अब आगे वो राजनीतिक स्वरूप क्या आएगा, नहीं आएगा, किसके दरवाजे खुलेंगे, ये हम नहीं कर। अनम्यूट की। हाँ बोलिए। पार्टी की नजर पूरी तरह से इस राजनीतिक परिस्थितियों पर बनी हुई है और उसकी हमारी प्राथमिकता में बिहार है। बिहार के लिए जो कुछ अच्छा होगा हमने पहले भी किया था, आगे भी करेंगे। हमारी चिंता, सुनिए, हमारी चिंता बिहार की जनता है। जयराम जी, एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस बार आपने सीएम पद के लिए खूंटा गाड़ दिया है क्या नीतीश कुमार के सामने? नहीं, ये विषय तो तब आएगा ना जब इस पर चर्चा होगी। अभी तो हम लोग अपने संगठन को लेकर के चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही राजनीतिक परिस्थितियां जिस प्रकार से बनती बिगड़ती नजर आ रही हैं उस पे हम नजर बनाए हुए हैं। और हमारी चिंता में, हमारी प्राथमिकता में बिहार है। बिहार की जनता का जो हाल बीते 22-23 महीनों में इस महागठबंधन की सरकार ने करके रख दिया, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बर्बाद हो गई, आज पुलिस वालों की हत्या हो रही है, पत्रकारों की हत्या हो रही है, जंगल राज पार्ट 2 लागू है, उसको समाप्त करना है और बिहार में इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। ठीक, हमें ये बात तो समझ में आ रही है कि जो तर्क, जो आधार आप बता रहे हैं उससे इतना क्लियर है कि दरवाजा खुला हुआ तो है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। विजय कौशिक जी, देखिए
ये बात जयराम जी ने भी कही, ये बात हम भी उठा रहे हैं। आखिर कांग्रेस ने ऐसी क्या स्थिति पैदा कर दी, टीएमसी रहे, आम आदमी पार्टी रहे या अब नीतीश कुमार जी रहे, कोई वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है। वो निकल रहे हैं, उनको लग रहा है कि वहाँ कांग्रेस ने हमें स्पेस दिया नहीं। शुरुआत में तो कहा कि आइए आइए स्पेस बनाइए, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब वहाँ आपके लिए स्पेस है नहीं। क्या आपने, कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा कर दी क्या कि इन लोगों को आपसे दूर होना पड़ रहा है? लाल सिंह जी, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से न हमने किसी से कोई वादा किया था, न करेंगे। हमारा एक ही मुद्दा था कि देश को बचाने की लड़ाई में जो हमारे साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। लेकिन अगर कोई बदनीयती के साथ हमारे साथ जुड़ा या अच्छी नीयत के साथ जुड़ा और सीबीआई ईडी के दबाव में वो अपने रंग बदल रहा है गिरगिट की तरह, तो उसका तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई हल है नहीं। आपको याद होगा, हमने हमेशा से कहा कि गठबंधन की राजनीति हमारे लिए नुकसानदायक है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब हमने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन विजय जी, हाँ ठीक है विजय जी, लेकिन जानते हैं शिकायत क्या रही है? इन लोगों की शिकायत शायद ये रही है कि पहले तो ड्राइविंग सीट ऑफर कर दिया, अब बाद में फिर कहा कि बगल में बैठिए, हम चलाएंगे, हैं हम ड्राइवर बनेंगे। मामला यहाँ इन लोगों को चुभ रहा है, मतलब आपके सहयोगी दलों को। नहीं, मुद्दा ये नहीं था। हाँ, मुद्दा ये था कि ये लोग कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एकजुट तो हो गए जी, लेकिन प्रत्येक क्षेत्रीय दल ये चाहने लगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव ही न लड़े। यानी कांग्रेस को दबाना चाहा उन्होंने। एक तरफ हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली स्थिति पर कोई दल चलेगा तो उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन कैसे रहेगा? ठीक है, हम चाहती है कि पश्चिम बंगाल से हम न लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी चाहती है पंजाब से न लड़े। ठीक है, एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस की चिंता समझी जा सकती है। तो ये है कि कांग्रेस चुनाव लड़े ही ना, कांग्रेस अपने घर बैठ जाए। जायज बात है। कांग्रेस का जो हमारा जो जितना भी मेहनत है वो सब हम इनके हाथों में दे दें, संन्यास के मार्ग की तरफ निकल जाए। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है विजय जी, आपकी चिंता एकदम जायज है। विनोद जी, देखिए कांग्रेस की चिंता को विजय जी बिल्कुल सही तरीके से रख रहे हैं, एक पार्टी के तौर पर यह चिंता होनी ही चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस से विनोद जी कहीं ना कहीं ये चीज हुई क्या कि शुरू में इन्होंने उस तरह से स्थिति साफ नहीं की, इसलिए सब लोग जुड़ गए? अब जब कांग्रेस अपना स्टैंड साफ कर रही है, अपनी यात्रा अलग निकाल रही है, अपनी तैयारी अलग कर रही है, तो सब लोग जो है वो एक एक करके दूर हो रहे हैं। विनोद जी। लाल जी, ये बढ़िया सवाल है। ये विजय जी को शायद याद दिलाने की जरूरत है कि यहाँ दिल्ली में जब इनका चौथी मीटिंग हुई थी, जो बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सारे पार्टियों के साथ हम एक मंच पे ये सारे नेता हमारे आएंगे और लोकसभा के चुनाव का ऐलान करेंगे। ठीक। अब ये हुआ क्या कि इस चुनाव का ऐलान होने के पहले ही, जैसे ही राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में वहाँ पे जैसे सजने लगे थे दरबार का, वहाँ का अयोध्या में, तो कांग्रेस के सामने में ये दिक्कत थी कि कम से कम उनको लगा कि ये जो एक माहौल बन रहा है भारतीय संस्कृति की नवजागरण की, सांस्कृतिक चेतना का, जो ये अयोध्या का एक केंद्र बना है, तो उनको ये लगने लगा कि इस स्पेस में लेने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो अभी तक काफी दिनों से पेंडिंग थी, उसको शुरू किया जाए। सो दैट कि चर्चा में उनकी भी एक चर्चा रहे, जो उसको इस बार वो न्याय यात्रा करके लाए थे। लेकिन जब ये न्याय यात्रा बंगाल पहुंची तो ममता बनर्जी का ये सवाल था कि क्या हमसे ये पूछा गया कि राहुल गांधी न्याय यात्रा पे हैं? अब तो नीतीश जी भी वही बात कह रहे हैं। वही बात नीतीश जी कह रहे हैं कि आपने जब न्याय यात्रा करके शुरू की तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी ने सवाल उठाया, क्या बंगाल में न्याय की जरूरत है? हम खुद हैं, तो आप कौन होते हैं न्याय दिलाने वाले? बिहार में भी यही लोग पूछ रहे हैं। तो मकसद ये था कि वो जो रूट प्लान उन्होंने तैयार किया था 14-15 स्टेट में उनकी यात्रा का, वो एक तरह से इस सहयोगी दलों पे दबाव बना रहे थे। और खास बात ये देखिए कि उनका जो रूट चार्ट है, आप उसको गौर करेंगे तो वही वोट बैंक है जम्मू में सब पार्टी की है। ममता बनर्जी उसी वोट बैंक पे डिपेंड है, आरजेडी इसी वोट बैंक पर डिपेंड है, सपा उसी वोट बैंक पर डिपेंड है। और वो माइनॉरिटी के जो स्पेशल इलाका है, उस इलाके से राहुल गांधी की यात्रा निकलती है, तो जाहिर सी बात है कि इनको ये लग रहा है कि कांग्रेस हमारे इस वोट बैंक में डेंट कर रही है। तो जैसे राहुल गांधी की यात्रा बंगाल पहुंचती है और बंगाल के तरफ से टीएमसी के सामने में आप देख लीजिए, ममता बनर्जी खुद आके कहती है कि हम 13 पे 13 सीट से लड़ने जा रही है। हाँ बिल्कुल। तो जब 13 सीट, तो ममता बनर्जी जब कहती है 42 के 42 सीटें पे हम लड़ने जा रही हैं,
तो वो अगर टीएम ममता बनर्जी कहती है तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के लिए यहां कोई स्पेस नहीं। बिल्कुल यही बात नीतीश कुमार के लिए भी था कि किशनगंज में नीतीश कुमार राहुल गांधी की यात्रा जो थी बंगाल से होते हुए किशनगंज जाना था। नीतीश कुमार के लिए जोर जोर से कांग्रेस में प्रचारित किया गया कि नीतीश कुमार यात्रा में शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई ये यात्रा के बारे में हमें से पूछा कब गया, नीतीश कुमार ने उसको मना किया। तो अब सवाल है कि जिस नीतीश कुमार को आप पहले दिन जब पटना में सम्मेलन हुआ था तब आप कन्वेनर बना रहे थे, और वो बनाते बनाते आप तीसरी सम्मेलन में बैठक में आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने लिया। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर पद के लिए जब चर्चा होने लगी तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे सामने में आ गए। तो नीतीश कुमार की उस भूमिका का क्या हुआ? तो कांग्रेस का इसका मतलब सिद्ध है कि नीतीश कुमार पे वो कभी भरोसा ही नहीं कर पाए। उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार कभी हमारे साथ में चलेंगे कितनी दूर, ये कांग्रेस में हमेशा ये शंका बनी रही थी। बिल्कुल, ये शंका बनी रही। जयराम जी, बिहार में कुछ अगर बता सकते हैं, देखिए सब लोग बड़ा जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी, हम भी, कि क्या होने वाला है अगले 24 घंटों में या 1-2 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? आप तो वहाँ की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आप लोग शायद मिल करके कुछ प्लान भी कर रहे होंगे, तो थोड़ा कुछ रखिए, क्या कुछ होने वाला है बिहार में? देखिए, स्पष्टता के साथ एक चीज समझने की आवश्यकता है। आज एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो विकास से विरासत, अंतरिक्ष से समुद्र तक और गरीब कल्याण की योजना से लेकर एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने तक अभूतपूर्व कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता चरम पर है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंडी अलायंस है जिसको इन्होंने इंडिया नाम बताने का प्रयास किया। उस अलायंस के एक एक करके सारे सहयोगी छोड़कर जा रहे हैं। राहुल गांधी के प्रति किसी की कोई आस्था नहीं है, आपस में कोई नेतृत्व का सामंजस्य नहीं है, और राहुल गांधी को भी मालूम है वो चुनाव में कहीं नहीं है, लेकिन एक विपक्षी विकल्प के तौर पर वो कैसे जिंदा रहे, मीडिया में उनकी चर्चा बनी रहे, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उसी के दृष्टि से किया जा रहा है। लेकिन जैसा हालात दिख रहा है, राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही राहुल गांधी जी के लिए भारत छोड़ो यात्रा बन जाएगी। फिर वो विदेश चले जाएंगे छुट्टियां मनाने के लिए। तो आज राहुल गांधी जी के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है, नीतीश जी के ऊपर राहुल गांधी विश्वास नहीं जता रहे, ममता बनर्जी के ऊपर उनका विश्वास नहीं है। आपस में जो ये लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। कांग्रेस पहले भी अकेली थी, आज भी अकेली ही रह गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विकल्प कल भी जनता के लिए थी, आज भी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है और मजबूत सरकार बनाएंगे। बेशक है। अब बात हो रही है दूसरे विकल्प की, लेकिन दूसरे विकल्प को लेकर के विजय जी, कांग्रेस में कोई दुविधा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि देखिए, आप जैसे नेता हैं, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता हैं, उनका रुख बिल्कुल साफ है, लेकिन ममता वहां से हड़काती हैं और यहाँ से कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, और जयराम रमेश जी की बात मैं सुनवा रहा हूं, बोले ममता जी के बिना तो हम इस गठबंधन की कल्पना तक नहीं कर सकते बस पश्चिम बंगाल में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दुविधा में है क्या कि करें या ना करें, जाएं साथ में या ना जाएं? क्योंकि उधर से ममता जब कहती हैं या नीतीश जी की पार्टी का बयान आता है तो केंद्रीय नेतृत्व तो लगता है कि इस मूड में है कि हाँ कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकालेंगे। डॉक्टर साहब, आजादी से पहले कांग्रेस में कभी भी एकजुटता नहीं रही, दो दल हमेशा से रहे, एक गरम दल, एक नरम दल। आजादी के बाद परिभाषा बदल गई, इसमें एक वर्ग ऐसा आ गया जो केवल सत्ता में रहना चाहता है, जबकि संघर्ष नहीं करना चाहता। वहीं दूसरा वर्ग संघर्ष करना चाहता है, संघर्ष के दम पर सत्ता के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता है। आज भी वही परिस्थिति है। कांग्रेस के अंदर एक वर्ग है जो चाहता है कि चाहे गठबंधन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बस सत्ता आनी चाहिए, जबकि दूसरा वर्ग है वो ये कहता है कि नहीं, सत्ता मिले ना मिले, सत्ता हमारे लिए कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका तर्क समझ गया, लेकिन एक पार्टी के तौर पर एक स्वर में तो बोलना पड़ेगा ना विजय जी, एक पार्टी के तौर पर एक स्वर में तो। हाँ, देखिए, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पार्टी की नीति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब रिकॉर्ड रहा है कि गठबंधन की राजनीति में हमेशा में नुकसान पहुंचाया है, और जब हम लड़ाई देश को बचाने की लड़ रहे हैं, तो हम क्यों चिंता करें कि कोई हमारे साथ खड़ा है या नहीं खड़ा। हमें अपनी लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर जो देश से जुड़े मुद्दे हैं उनको पूरी ताकत के साथ उठाना चाहिए, जनता के बीच में जाकर
जनता को अवेयर करना हमारा काम है। ठीक है, मीडिया भी तो उसी का साथ देगा ना। मैं समझ गया। जो सड़कों पर उतरकर विजय जी जैसे जो नेता हैं, देश की तस्वीर बदलेगी। विजय जी जैसे जो कांग्रेस के नेता हैं विनोद जी, वो ज्यादातर बातें करते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो कि हो नहीं रहा होता है। तो आखिर सवाल ये है कि विजय जी जैसे नेता जिस लाइन पर सोचते हैं, उस लाइन पर सोचने वाले कांग्रेस के नेताओं का क्या होगा? हाँ, जोड़ दीजिए फिर मैं एक लाइन इनकी जोड़ लेते हैं, फिर हम अपनी पार्टी में एक बात और भी कहते हैं, बोल दीजिए। मोदी जी से दुश्मनी हमारा कोई एजेंडा न होना चाहिए। अच्छी बात है। विनोद जी आप विजय जी की अब कोई कांग्रेस में, आप सुनते हैं विजय जी, आप सुन लीजिए। हाँ, आज की तारीख में ये दिक्कत क्या है लालचंद जी कि आपने विजय जी को देखा होगा, ये विजय जी का दर्द क्यों झलकता है यहाँ पे इसलिए झलकता है कि विजय जी जैसे नेताओं की जो ग्राउंड जमीन पे खड़े हुए हैं, संघर्ष करते हुए नेता जिनको अच्छी समझ है, उनकी पूछ नहीं है, वहाँ कन्हैया कुमार की पूछ है। तो ये दुविधा भी इसलिए है कि उनको पता है कि ये पार्टी जो है, जो बोरो किया है अलग अलग लेफ्ट के पार्टियों से, नीतिगत मामले में कांग्रेस की कोई नीति रह नहीं गई है। इस कारण को कांग्रेस में अंतर्द्वंद फैला है कि कांग्रेस का जो मूल संस्कृति थी उससे अलग हटके, तो यही लड़ाई जो है, अब मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। विजय जी की ये चीज देखिए कि सीधी सीधी बात यह है, बिहार का जो सिचुएशन है कोई आज की बात नहीं है कि सामने में उठ के खड़ा हो गया है। ठीक है, ये सिचुएशन देखिए पिछले 2 साल में 2022 में जब नीतीश कुमार ने पाला बदल के आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाया था, उसके पास 4 उपचुनाव हुए हैं बिहार में, और चारों उपचुनाव में आपने देखा है कि नीतीश कुमार की पार्टी की करारी हार हुई है। एनडीए ने बढ़त ली वहां पर। एनडीए ने वहां पे जीती है चुनाव का, और आप ये देखिए कि उसमें आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टी के ये हरे हुए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो वोट का ट्रांसफर है, जो आरजेडी के अपने वोट है या जेडीयू के अपने वोट है, वो दोनों के बीच में ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने में दिक्कत ये है कि सीट शेयरिंग का जो अभी सामने में मामला आता है, तो ये सारे लीडर जो जीत के 2019 में आए थे, सारे विधायक सांसद 2019 में 16, तो वो सारे विधायक तो एनडीए के और के मोदी के उस प्रचंड लहर में और उनके व्यक्तित्व में, उनके नेतृत्व में, लोकप्रियता के नाव पे सवार होकर चल के आए थे। उनको ये अंदेशा है कि ये चुनाव हम किसी भी रूप में नहीं जीत सकते। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार को सबसे बड़ा जो संकट है वो अपने पार्टी को बचाना है। आपने देखा कि ललन सिंह को जिस तरह से नीतीश कुमार ने किक आउट किया था, वो भी एक बड़ी खबर उस समय में थी कि नीतीश कुमार, ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसको इसलिए हटाया गया क्योंकि आरजेडी के तरफ से ये बातें चल रही थी कि अगर जेडीयू से अगर 5-10 विधायक को तोड़ ले तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल। तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के की कवायद जो थी वो पिछले 1 साल से चल रही थी। लालू यादव सिर्फ इस जुगाड़ में थे। नीतीश इस बात को समझ रहे थे कि ये कभी ना कभी हमको पलटा सकता है, उससे पहले वो पलट रहे हैं। छोटी सी टिप्पणी, जयराम जी आप कुछ कह रहे थे, छोटी। हाँ, एक छोटी सी बात मैं कह दूं। देखिए, पिछले बार ही लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई इस देश की जनता तो नीतीश जी भी उसमें सुर मिला ही रहे हैं। और नीतीश जी ने अगर परिवारवाद पर चोट किया है, तो ये सीधे सीधे कांग्रेस और गमंडिया अलायंस के मुंह पर तमाचा। फिलहाल तो ये लग रहा है कि नीतीश जी, आमतौर पर कहते हैं ना कि 2 राह पर खड़ा, आज के समय में कहा नीतीश जी 3 राह पर खड़े हैं। पता नहीं बीजेपी के साथ जाएंगे, आरजेडी के साथ बने रहेंगे या विधानसभा भंग करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी जुड़ने के लिए, विजय जी जुड़ने के लिए, और विनोद मिश्र जी आपका भी जुड़ने के लिए। वक्त है अब एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की बात। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं।